Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, what is the focus of Section 24 of the Advocates Act 1961? Disciplinary action against advocates, eligibility for enrollment as an advocate, rules for maintaining client confidentiality, और प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग क्लाइंट फीस। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 का केंद्र बिंदु क्या है? अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए पात्रता, ग्राहक गोपनीयता बनाए रखने के नियम या फिर ग्राहक शुल्क से निपटने की प्रक्रिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए पात्रता। Recently, the Madras High Court in Gokul Abhimanyu versus Union of India and another dismissed a plea seeking to reduce the application fee for the All India Bar examination conducted by the Bar Council of India. Section 24 of the Advocates Act 1961 deals with eligibility for enrollment as an advocate. हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने गोकुल अभिमन्यु बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कम करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए पात्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडमार्क केस इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ऑफ द प्रेस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा ऐतिहासिक मामला है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे लिमिटेड बनाम भारत संघ या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे लिमिटेड बनाम भारत संघ। Allahabad High Court preventing live reporting of its hearing raises concerns regarding freedom of press under Article 19 of the Constitution of India to cover court proceeding while hearing a PIL plea challenging Congress leader Rahul Gandhi's election as an MP from the Rai Bareli constituency. This incident raises questions about its broader implications for journalistic freedom and the public's right to be informed about court proceedings. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर चिंता पैदा होती है। यह मुद्दा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठा। यह घटना पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अदालती कार्यवाही के बारे में जनता को सूचित किए जाने के अधिकार पर इसके व्यापक प्रभाव के बारे में प्रश्न उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील विद? फाइलिंग अ सिविल सूट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट और अपील्स इन सिविल केसेस। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 किससे संबंधित है? सिविल मुकदमा दायर करना, आदेशों का क्रियान्वयन, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां या फिर सिविल मामलों में अपील। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। Section 151 of the CPC grants inherent powers to the courts to ensure justice and prevent abuse of process. This section allows courts to act beyond the specific provisions of the Code of Civil Procedure when required to address unique situations and maintain fairness. CPC की धारा 151 न्याय सुनिश्चित करने और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करती है। यह धारा न्यायालयों को विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के विशिष्ट प्रावधानों से परे जाकर कार्य करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डील विद? कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन,
extension of the prescribed period in certain cases, exclusion of time in legal proceedings और limitation period for filing suits। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? सीमा अवधि की गणना, कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार, कानूनी कार्रवाई में समय का बहिष्कार या फिर मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टन केसेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार। Section 5 of the Limitation Act allows courts to extend the prescribed period for filing appeals or applications, excluding some specific ones if the applicant can show sufficient cause for the delay. Sufficient cause includes reasons beyond the applicant's control, and the decision to extend the period lies within the court's discretion. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 न्यायालयों को अपील या आवेदन कुछ विशिष्ट को छोड़कर दायर करने के लिए निर्धारित अवधि को बढ़ाने की अनुमति देती है, यदि आवेदक देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखा सकें। पर्याप्त कारण में आवेदक के नियंत्रण से परे कारण शामिल हैं और अवधि बढ़ाने का निर्णय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। लास्ट क्वेश्चन इज, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज डैश, वैलिड, इल्लीगल, वॉइड और वॉइडेबल। विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता डैश है, वैध, गैर कानूनी, अमान्य या फिर अमान्य करणीय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमान्य। As per the Section 26 of the Indian Contract Act 1872, the agreement to restrain marriage is void. This section ensures that any attempt to restrict this freedom through contractual agreements is not upheld by the legal system. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 26 के अनुसार विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता एक अमान्य समझौता है। यह धारा यह सुनिश्चित करता है कि संविदात्मक समझौतों के माध्यम से इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के किसी भी प्रयास को कानूनी प्रणाली द्वारा बरकरार नहीं रखा जाएगा। Now is the time for practice question. Provision based on doctrine of acceleration under Transfer of Property Act 1882 is Section 29, Section 28, Section 27 और Section 30। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की किस धारा के तहत त्वरण के सिद्धांत पर आधारित प्रावधान है? धारा 29, धारा 28, धारा 27 या फिर धारा 30? Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for more such updates. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।